बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। My dear students, I am here Dr. Muhammad Javed Aftab, your course instructor for the teaching physical education to special needs. You are warmly welcome here in the lecture number 13 of the online lecture series for the course of teaching physical education to children with special needs. My dear students, as I already shared with you, this one is the 13th lecture, physical education for special needs, and today we will be discuss about the sports for persons with disabilities and their adaptation for the disability category of intellectual disability, जिसको हम प्रीवियस हम उसको नाम से याद करते हैं मेंटल रिटार्डेशन के नाम से। रिसेंटली हम उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से जो है वो याद करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू कि कौन कौन सी हम जो है वो गेम्स इसके लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए हम उसको रेफ़र कर रहे हैं, आपको शॉर्टली इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। बेसिकली intellectual disability is a disability characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive behavior as expressed in conceptual, social and practical adaptive skills, and this disability originates before age 18. And my dear students, basically the main issue with these children of the IQ level, and IQ level is the main identifier of this disability. My dear students, the number of games which I mentioned, there are so many games for the children with intellectual disability to improve their adaptive behavior and adaptive skills and the basic life skills, and to improve their memory skills as well. So as you know, there are basically the two categories in which one of the trainable and one is the non-trainable, and sometimes we are saying educable and non-educable. तो बुनियादी तौर पर हमारे पास जो, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इशू तीन चीज़ों के साथ है, अडेप्टिव बिहेवियर है, सोशल इंटेलिजेंस है और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। तो हमने डिफरेंट चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए बुनियादी तौर पे हमने देखना है कि इनकी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इनकी डिफरेंट स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो 6 गेम्स मैंने जहाँ पर इनलिस्ट की हैं। पहली गेम हमारे पास है मिरर मिरर, एंड द सेकेंड गेम जो हमारे पास है वो है लेटर साउंड हॉपस्कॉच, और तीसरी जहाँ पर हमारे पास है स्विमिंग, कैंपिंग, सिंगिंग and face games. These are the very prominent and very famous games to improve the different motor skills and the fine motor skills and the memory skills and the different how to respond to the different things. ये हमारे पास 6 गेम्स जो हैं वो इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम इन डिफरेंट गेम्स को जो है वो कैसे उन बच्चों के साथ कैसे ये प्ले की जा सकती हैं, आपको उनको किस तरह से प्ले करना है, उसका जो है वो वे आउट क्या है, किस तरह से उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं और उनसे फ़ायदा क्या होगा और बच्चों की कौन सी जो स्किल्स हैं वो उसके ज़रिए इम्प्रूव होगी, हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि मिरर मिरर हमारे पास क्या है। मिरर मिरर, दिस इज आल्सो कॉल्ड द कॉपी कैट and follow the leader, is a visual memory game in which child with intellectual disability can easily cope up and enjoy, since this activity is not demanding of
any motor skills. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको तस्वीर के अंदर भी नज़र आ रहा है कि एक ये बच्ची जो हमारे पास है वो मिरर के सामने खड़ी है और अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जो है वो देख रही है, और जो वो ऑटोमेटिकली मिरर के सामने खड़े होकर आप जो भी करेंगे वो आपको नज़र आएगा और सेम आपको जो है वो एक्टिविटी आपको नज़र आएगी। तो इसके अंदर जो है वो किसी किस्म की हमें मतलब कि मोटर स्किल्स जो है वो डिमांड नहीं करते, बट ये मोटर स्किल्स होती क्या है इसके ऊपर मैं आपके साथ ज़रा शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली मोटर स्किल इज अ फंक्शन विच इन्वॉल्व्स द प्रिसाइज मूवमेंट ऑफ मसल्स विच द इंटेंट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्ट। लेकिन जहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको नहीं चाहिए होता है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी आप इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको जब भी इस गेम के साथ जो है वो उन्हें प्ले करना होता है, जब वो मिरर के सामने खड़े होते हैं उन्हें किसी किस्म की जो है वो मोटर स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। वो सामने खड़े होकर जो भी जिस तरह से परफॉर्म करेंगे उनको नज़र आएगा। बट आपको बताना जहाँ पर ये ज़रूरी है कि हमारे पास मोटर स्किल्स क्या हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट पर्पसफुल मूवमेंट रिक्वायर द एबिलिटी टू फील और सेंस व्हाट वंस मसल आर डूइंग एज दे परफॉर्म द एक्ट। Motor difficulty occur when an individual lacks the ability to move in the way he or she originally intended. यानी जिस तरफ आप मूव करना चाहते हैं या जो आप एक्ट करना चाहते हैं वो आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा। दिस कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन क्लासरूम परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन इन स्कूल्स। नो डाउट अगर आपकी मसल्स आपके काम नहीं कर रहे हैं और जिस तरह से आप जो आपकी ज़रूरत है मूव करने की या जिस तरह से आप एक्ट करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा एक्ट नहीं कर रहे हैं, जब वो बच्चे जो इस चीज़ का मसल डिस्ट्रॉफी का समटाइम शिकार होते हैं उनके भी ये इश्यूज़ होते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से जो एक्ट आप वो करना चाहते हैं, जिस तरह से प्ले करना चाहते हैं, जिस तरह से वो मूव करना चाहते हैं, उनके लिए मसाइल होते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उनके मसल्स का प्रॉब्लम होता है। तो जहाँ भी, लेकिन आपको सिर्फ बताना मकसूद यहाँ पर यह है कि कोई भी ऐसी जहाँ पर इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बट लेट वी हैव टू कि द चिल्ड्रन विद द कि हमारे पास एक जो जिन बच्चों को जो है वो किसी भी किस्म का मोटर स्किल्स का इशू है उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। बुनियादी तौर पर डिफ़िकल्टी विद हैंड राइटिंग और लेटर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट कॉपी करेक्टली फ्रॉम द बोर्ड, loses play when reading frequently, and skips math problems on a page, bumps into others and fall out of chair, exhibit poor posture seated or standing, difficulty the organizing desk or binder, etc. So motor difficulties can be addressed in a variety of ways. Some motor skills difficulties can be overcome through the development and maturity. My dear student, in education, a frequent response to motor difficulties is to refer the child to special education services. This is not always necessary or appropriate. Some students just need to be taught a simple activity or strategy which they practice to remedy the problem. And other whose difficulty is more involved may require the intervention of a professional in special education. अब जो हम देखना तो ये था कि अब हमारे पास इन बच्चों के, अब मैंने आपको मोटर स्किल्स के हवाले से थोड़ा सा ये इश्यूज आपके साथ शेयर किए हैं कि मोटर स्किल्स बेसिकली हैं क्या। तो बुनियादी तौर पर जो भी बच्चा इस एक्टिविटी के साथ जो है वो मिरर गेम के साथ जो अटैच होता है, तो उससे दैट चाइल्ड हैज़ टू रिपीट, कोई भी उसने एक्टिविटी रिपीट करनी है, जैसे कि कोई भी जो है वो उसको एक टीचर जो है उसको सिखा रहा है, जो कोई भी एक सेकंड वन है उसको कुछ भी कोई भी चीज़ सिखाना चाह रहा है तो उसको जहाँ पे फॉलो करने में आसानी होती है। द फिजिकल एक्टिविटी कैन बी समथिंग सिंपल लाइक टचिंग अ बॉडी पार्ट और मेकिंग अ फनी फेस. इट ऑल्सो कैन बी कॉम्प्लेक्स such as a series of claps, sprints and jumps. This game, which encourages the development of gross and fine motor skills, may also be played with the group of children. अब देखना हमने जहाँ पर ये है
कि ये गेम हमारे पास कैसे इम्पोर्टेंट है और किस तरह से ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। जैसे अब लास्टली मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है कि जो मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करती है, ग्रास और फाइन मोटर स्किल्स दोनों को इम्प्रूव करती है, और बच्चे इसे अकेले भी खेल सकते हैं और इसे ग्रुप के अंदर भी खेला जा सकता है। तो बेसिकली ये 3 तरह की जो है वो चीज़ें इसके अंदर जो है वो, एक तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है, सेकेंडली कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, और तीसरी जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट है। 3 तरह की डिफरेंट डेवलपमेंट्स इस गेम के अंदर होती हैं। अब पहली तो यहाँ पर ये बात है कि जहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ जो है वो जब ग्रुप के अंदर खेलते हैं तो वो कोऑपरेट करना सीखते हैं एक दूसरे के साथ लर्निंग के लिए, और डिफरेंट आइडियाज़ वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट वो आइडियाज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और फिर अपने टर्न के हवाले से जो है वो देखते हैं कि जब एक बच्चे ने काम कर लिया, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है, तो उनको अपनी बारी का इंतज़ार करने के हवाले से भी जो है वो पता चलता है। तो सोशल इमोशनल जो डेवलपमेंट है और जो मैनेजमेंट है, इसके ज़रिए बच्चे उसको सीख सकते हैं। उसके ऊपर उनको जब प्रैक्टिस होगी तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के साथ बच्चे ये चीज़ों को ओबे करेंगे और वो इन चीज़ों को सीख जाएंगे इससे। और दूसरा हमारे पास है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है कि रेप्लिकेटिंग फिजिकली व्हाट द आई सी, जो भी हम चीज़ उनको सिखाना चाह रहे हैं वो उनके ज़रिए वो उनके सामने रिपीट हो रही होगी, और वो यकीनन उसको फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इससे उन्हें जो है वो उन चीज़ों को उस तरह से करना आएगा। तो सेकेंडली हमारे पास है डेवलपिंग फोकस, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, चूँकि तो वो तभी इन चीज़ों को प्ले कर पाएंगे, जब उसको रिपीट कर पाएंगे चीज़ों को, जब वो अपनी अटेंशन को मिरर के ऊपर रखेंगे, तो इससे ये होगा कि उनकी अटेंशन एंड कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली उनको जो है वो मिरर के ऊपर देखना पड़ेगा। जो डिफरेंट एक्शंस हो रहे होंगे, जो बच्चे डिफरेंट परफॉर्म कर रहे होंगे, या जो भी वो एक बच्चा कर रहा है उसके सामने जिस भी तरह की अपनी एक्टिविटीज़ कोई भी एक बच्चा जो कर रहा है, अगर डिफरेंट बच्चे ग्रुप के अंदर खेल रहे हैं तो जो भी करेंगे वो सबके सामने होगा। इससे उनका जो फ़ायदा होगा कि उनका कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो इंक्रीज़ करेगा। और तीसरी बात फिजिकल डेवलपमेंट है। तो अब इसके अंदर हमारे पास है कि इससे वैरायटी ऑफ नॉन लोकोमोटर जो मूवमेंट्स हैं वो बच्चे जो हैं वो यहाँ पर प्ले करते हैं, उनकी एक्शन होती है। और दूसरा जो है कि इसके अंदर स्पेशल अवेयरनेस जो है वो डेवलप होती है। उसमें किस अवेयरनेस जो है वो स्पेस के मतलब है, रिलेटिव डिस्टेंस है, एंड रिलेशनशिप विद स्पेस एंड एक्सपीरियंसिंग पर्सनल स्पेस है। इन सारी चीज़ों के साथ जो वो बच्चे लर्न करते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा देखना ये है कि बच्चे किस तरह से इसको लर्न करते हैं। अब ये पहली बात तो ये है कि ये दोनों तरह से हमारे पास मुमकिन हो सकती है कि ये इंडोर भी हो सकती है और आउटडोर भी हो सकती है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इंडोर ये नज़र आ रही है, बट इसको आउटडोर भी अरेंज किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसको हम ग्रुप में भी खेल सकते हैं, और दूसरा यह है कि हम एक इंडिविजुअल बच्चा भी जो इसके सामने जब परफॉर्म करेगा तो वो अपने डिफरेंट एक्शंस को देखेगा और उसके अकॉर्डिंगली उसको एंजॉय भी करेगा। और तीसरा इसके अंदर ये भी है कि आप जितने भी हमारे पास विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, म्यूज़िक का बहुत अमल दखल है। अगर आप इसे ग्रुप के अंदर बच्चों को जो है वो करना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ म्यूज़िक ऑन कर सकते हैं, ताकि बच्चों को डिफरेंट म्यूज़िक के जो साइंस हैं उसके साथ भी वो अटैच करके बच्चे डिफरेंट किस्म की जो है वो मोशंस और मूवमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर चाहिए या ज़रूरत हो तो आप जो है वो बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ जो रिफ्लेक्शन है विद द हेल्प ऑफ मिरर आपको बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरह से आपने करना है। अच्छा, अब इसके लिए ये थोड़ा सा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये अब इसके लिए डायरेक्शंस आपको कुछ बच्चों को बतानी होगी, और वो डायरेक्शंस हमारे पास क्या हो सकती हैं। पहली बात तो आपको बच्चों को ये बताना होगा कि पार्टनर फेस ईच अदर एट आर्म डिस्टेंस अपार्ट, यानी आप एक जो है वो डिस्टेंस पर खड़े होकर जो है वो ये काम करेंगे, ठीक है। आस्क वन चाइल्ड टू बी द लीडर एंड परफॉर्म सिंपल मूवमेंट इन प्लेस and his partner, the second one child, to imitate the leader as a mirror reflection। अच्छा, ये आपको जो मिरर बताया जा रहा है, इसके अंदर एक चीज़ का याद रखें कि मिरर से ये मुराद है कि आप नो डाउट कि आप जब एक बच्चा है तो वो मिरर के सामने ही खड़ा होगा, क्योंकि उसको देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए कि वो किस तरह की मूवमेंट कर रहा है।
तो वो मिरर के सामने होगा। बट अगर दो बच्चे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर वो काम कर सकते हैं। अगर दो बच्चे खड़े हैं आमने सामने और वो दोनों, अगर एक बच्चा एक तरह की जो है वो मूवमेंट कर रहा है तो सेम जो सामने अपोजिट साइड बच्चा खड़ा है वो उन सारी मूवमेंट्स को रिपीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लीडर वेव्स हिज राइट आर्म, द मिरर वेव्स इट्स लेफ्ट आर्म इन द सेम वे। अब ये क्या होगा, जब आप मिरर में देखते हैं और अगर दो बच्चे आमने सामने हैं तो सेम प्ले होगा, डुप्लीकेटिंग द मूवमेंट एज if he is looking into a mirror. And third one is start the music fast or slow. The use of slow background music might help keep the partner moving slowly at first. And fourth one is go from simple, only one body part moving to complex and more than one body part moving at the same time. यानी आप जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। अगर पहले ही आप कॉम्प्लेक्स किस्म की डिफरेंट मूवमेंट्स करेंगे तो शायद उसके अंदर उसके लिए पॉसिबल ना हो, और वैसे भी वार्म अप ज़रूरी है तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। और व्हेन द म्यूजिक स्टॉप, पार्टनर चेंज रोल विद द लीडर बिकमिंग द मिरर एंड द मिरर बिकमिंग द लीडर। अब जैसे ये दोनों तरह से मुमकिन है, जैसे मैंने बार बार पहले रिपीट किया है कि आपके पास अगर सिंगल है तो ऑटोमेटिकली कि वो मिरर के सामने ये सारी चीज़ें करेगा, बट व्हेन द चिल्ड्रन आर मोर देन वन तो वो दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो मिरर का काम करेंगे। अब इसके अंदर जो है वो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ सकता है कि द चिल्ड्रन विल मिरर बेटर इफ दे वॉच ईच अदर आइज रादर देन एक्सट्रीमिटीज। Ask the leader to move slowly enough so that the mirror can follow. और तीसरी बात यह है कि have the players do the activity while sitting और combine the activity with streamer or scapes. तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है और इस तरह से जो है वो आप एक प्रॉपर जो डेवलपमेंट हमारे पास, जिसकी हमने बार बार बात की है कि हमारे पास उनकी ये वाली चीज़ें जो है वो डेवलप हो सकेंगी, जिसमें सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और तीसरा जो है कि फिजिकल डेवलपमेंट है, जिसमें लास्ट में हमने ये आपको बताया कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स भी जो है उसके अंदर डेवलप हो सकेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो गेम है ये है लेटर साउंड हॉपस्कॉच। अब जो सेकंड गेम है जो कि बच्चे जो है वो विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो इसको खेलते हैं और इससे डिफरेंट चीज़ें जो है वो लर्न करने की कोशिश करते हैं। And first of all, let we have to discuss this is hard for the children with intellectual disability to remember the letter or the alphabet or its sounds. बुनियादी तौर पर यह है कि इन बच्चों के लिए, चूँकि जैसे मैंने कहा कि कुछ एजुकेबल होते हैं और कुछ एजुकेबल नहीं होते, तो और इन बच्चों के लिए चूँकि IQ लेवल का इशू होता है, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि इन बच्चों का IQ लेवल का इशू है, तो उनके लिए डिफरेंट लेटर्स को, उनकी शेप्स को और उनकी साउंड्स को याद रखना जो है वो मुमकिन होता है। तो जहाँ पर यह है कि बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ उनकी रेपिटेशन होती है, तो जिससे उनको जो डिफरेंट वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स और विद उसका इमेज और उसकी साउंड के उनको याद रखना जो है वो आसान हो जाता है। तो try to incorporate this letter and sounds into hopscotch. It's not shiny or digital, but hopscotch is classic fun for little kids, especially for active children. You probably remember playing it with numbers from 1 to 10 and that's great, but as child with intellectual disability had difficulty in memorizing the letter and sounds. Try getting creative with letters too. जहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये आपको जो बताता चलूँ कि आपके पास बुनियादी तौर पर आप एक ही दफ़ा इतने ज़्यादा जो है वो नंबर्स ना लें। बुनियादी तौर पर आपने करना क्या है कि आपने इसको पहले हॉपस्कॉच जो है वो आपने ज़मीन के ऊपर इसे ड्रॉ करना है। ठीक है। टू प्ले हॉपस्कॉच, अ कोड फर्स्ट लेड आउट ऑन द ग्राउंड।
जहाँ पर आप जो अगर आप नंबर्स गेम करना चाहते हैं तो आप नंबर्स उसके अंदर लगाएंगे, और अगर आप अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो बताना चाहते हैं तो आप उसके अंदर जो है वो अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो उनको लिखेंगे। डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल सरफेस, द कोट इज ईदर स्क्रैच्ड आउट इन द डर्ट और ड्रॉन विद द चाक ऑन अ पेवमेंट। जो पॉसिबिलिटी है, अगर आपका ज़मीन जो है वो फर्श की जिस भी तरह का उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है वो बना लेंगे। आप चौक से भी कर सकते हैं, अगर आप मतलब कि सिंपल मिट्टी वाला एरिया तो आप उसके अंदर जो है उसको स्क्रैच करके बना लेंगे। And courts may be permanently marked where the playground are commonly paved as in elementary schools। और सिंपली एक अगर आप लोगों ने फर्श पे बनाया हुआ तो वहाँ पर कुछ लोग डिज़ाइन भी कर लेते हैं, और उसके जो है वो डिफरेंट, चूँकि जब बॉक्सेस होते हैं तो बॉक्सेस ड्रॉ भी कर लिए जाते हैं, कुछ लोग अपनी जो है वो फर्श के अंदर भी ड्रॉ कर लेते हैं इन्हें। और अदरवाइज जो है कि आप चौक के ज़रिए जो है वो लाइंस लगा सकते हैं, और वहाँ पर आप बाकी अपनी चीज़ों को जो वो टेम्परेरी तौर पर आप उसे बना सकते हैं। मतलब और इसमें यह है कि आप डिफरेंट डिज़ाइंस का बना सकते हैं, इसमें कोई फिक्स डिज़ाइन नहीं है। जैसे आपको इस शक्ल में नज़र आ रहा है कि बच्ची जो है वो एक उसको स्किप कर रही है 1 बाय 1 अपने बॉक्सेस को जहाँ पर वो है, और साथ ही वो अपने इन लेटर्स को बोल भी रही है, रिपीट भी कर रही है। तो डिज़ाइन इसमें वेरी कर सकता है, आपके पास कोई फिक्स डिज़ाइन नहीं है। But the court is usually composed of series of linear squares interspersed with blocks of two lateral squares. Traditionally, the court ends with a safe or home base in which the player may turn before completing the reverse trip. The home base may be a square or a rectangle or a semicircle. आप इन तीनों में से कोई एक जो है वो बना सकते हैं। The squares are then numbered in the sequence in which they are to be hopped. आप जो भी बनाएंगे, आप जिस भी तरह से एक शक्ल जो है वो ड्रॉ करेंगे वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। और अब इस गेम को अपने प्ले कैसे करना है, लेट वी हैव टू सी कि हाउ दिस गेम कैन बी स्टार्ट एंड हाउ दिस कैन बी एंड। द फर्स्ट प्लेयर टॉसेस अ मार्कर, also called a lucky, onto the court. The marker, typically a small stone, coin, bean bag, or a small chain with a charm, should land in the square without bouncing, sliding, or rolling out. The marker must be completely within a square without touching the line. The player then hops through the course, skipping the marker square, and single square must be hopped on 1 foot. And except for the first single square where either foot may be used, side by side squares are straddled with the left foot and landing in the left square and the right foot landing in the right square. And optional squares marked safe, home, or rest are neutral squares and may be hopped through in any manner without penalty. And after hopping into the safe, home, or rest, the player must then turn around and retrace their steps through the course on 1 or 2 legs depending upon the square until reaching the marker square. The player stops in the square before the marker and reaches down to retrieve the marker and continue the court as stated, without touching a line or stepping into a square with another player marker. Upon successfully completing the sequence, the player continues the turn by tossing the marker into square number 2 and repeating the pattern. If while hopping through the court in either direction, the player steps on a line, misses a square, or loses balance, the turn ends. The player begin their turns where they last left off, and the first player to complete one course for every numbered square on the court wins the game. Although the marker is most often picked up during the game, historically in the boys game the marker
was kicked sequentially back through the course on the return trip and then kicked out. Now there's the next is swimming. Swimming activities are a physical and a social outlet for children with disabilities that few sports beat. Swimming help build their bodies and boost the mental skills of all the ages. According to the International Journal of Sport Psychology कि जो स्विमिंग है वो आपको बॉडी वाइज भी जो है वो इम्प्रूव करती है और आपको साइकोलॉजिकली भी इम्प्रूव करती है। दोनों तरह से आपको आप मेंटली जो है वो अपलिफ्ट होते हैं, आपकी सोशलाइजेशन होती है, क्योंकि वहाँ पर मतलब कि आप लाजमी नहीं है कि आप एक ही बंदे होंगे वहाँ पर जहाँ पर स्विमिंग हो रही होगी, जब आप स्विमिंग कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी का पूरा अमल दखल है। आप अगर स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको बॉडिकली फिजिकली भी आपको अपग्रेड करती है और आपको मेंटली भी आपको जो है वो अपलिफ्ट, क्योंकि आपको इसमें इमीडिएटली आप डिसीजंस लेते हैं, आपकी मेंटल एक्सरसाइज भी साथ साथ जो है वो हो रही होती है। On the American Swimming Coaches Association purposes that the gentle pressure of water on the body helps calm some children with autism. Also, swimming underwater reduces potential innervating noises because water is insulating. तो ये स्विमिंग भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त है इन बच्चों के लिए फॉर द चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, और ये बच्चों की ग्रोथ के अंदर और उनकी जो आप यूँ कह लें कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए बेहतर रोल प्ले करती है जी। और अब हमारे पास है कैंपिंग। Camping or wilderness adventures are activities that are successful for children, especially for those with ADD and ADHD, also for the children with intellectual disabilities. The wilderness removes them from the situation that can make their disorder worse. आप इन बच्चों को जितना आप यूं कह सकते हैं कि जितना ये फारिग रहेंगे, जितना इनके पास सोचने का ज़्यादा टाइम होगा, जितना ये फ्री रहेंगे, तो इनकी ये जो डिसऑर्डर है ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्स होते जाएँ, ये एग्रेसिव होंगे, इमोशनल होंगे, इनका प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। और बट ये है कि जैसे हमारे पास ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, वॉचिंग टीवी है और प्ले वीडियो गेम्स है, इनसे उनको जो है वो निजात मिल सकेगी एटलीस्ट। और कैंपिंग इज़ आल्सो अ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी विच इज़ बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन विद ADD and ADHD, and structure the camp or wilderness adventure with plenty of physical activities such as bike riding, swimming और hiking। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं बुनियादी तौर पर, ये इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और इनके लिए फिर ये जो जहाँ पर एक तो जहाँ से इनको एक इस एक्टिविटी का जो है वो मौका मिलता है और इससे ये लर्न भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और इनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी इसलिए कि इनके एक्सर्शन को कम करने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसलिए जो कैंपिंग की एक्टिविटी है, जहाँ पर इनके अग्रेशन को कम करने में, इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, वहाँ पर जो इनकी डिफरेंट जो इनकी जो ग्रोथ है, इनकी मोटर्स, इनकी जो इनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं और जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, उनके अंदर भी, इनकी इम्प्रूवमेंट के अंदर भी हेल्प मिलती है। और इनकी जो मसल्स एक्सरसाइज है उसके अंदर भी इनकी जो है वो सपोर्ट होती है। Singing is an interactive activity that helps children, especially those with autism, learn social interaction. Those who are non-verbal can hum, play with musical instrument or make wordless noises. बुनियादी तौर पर चूँकि जितने भी हमारे पास ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनका सबसे बड़ा जो है वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है।
तो जहाँ पर क्या है कि इंटरेक्शन में भी ये बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील करते हैं, प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इनकी इंटरेक्शन की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और ये बच्चे इंटरेक्शन नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा शाई होते हैं। तो इसलिए भी ये इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इनको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, इनका इंटरेक्शन इम्प्रूव करती है, इनकी कम्युनिकेशन को बेहतर करने में जो है वो मदद देती है। द पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी is to learn to repeat sounds and tunes. Children learn social interaction because they are mimicking each other tunes or sounds. And singing also provides them with much more needy sensory stimulation that is easier on a parent ear than yelling. तो आप जितने सिंगिंग की एक्टिविटी जो है वो, और ये जो एक सिंगिंग की गेम, आप चूँकि हमने इसे एज अ गेम के तौर पर ले रहे हैं, तो जो बच्चों की इंटरेक्शन में मदद करने के लिए और बच्चों की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इंटरेक्शन एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर साबित होती है। और लास्टली हमारे पास है फेस गेम। फेस गेम हमारे पास क्या है? Face games played with teachers, parents or other students help children reference other people's face and learn cause and effect. Cause and effect किस तरह से लर्न करते हैं? इसके अंदर जहाँ पर ये होता है कि अगर जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर के अंदर दो बच्चे बैठे हुए हैं, अब ये जो भी ये एक्ट कर रहे हैं, इनके अपोजिट साइड पर कोई भी एक टीचर हो सकता है, एक दूसरा कोई स्टूडेंट हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, जो कि इनके सामने डिफरेंट एक्शंस करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि इफ द चाइल्ड टचेस हिज मदर्स नोज द मदर विल क्लोज हर आइज, कि अगर वो अपनी मदर की जो है वो नोज़ को टच करते हैं तो वो आंखें बंद कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर लेकिन रेसिप्रोकल जो है वह एक्शन की जहाँ पर होगा, क्योंकि मिरर के अंदर जो आपने सीखा था, मिरर के अंदर ये था कि हमारे पास सेम एक्शंस रिपीट हो रहे हैं, और वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट, जैसे हमने वहाँ पर कॉग्निटिव स्किल्स की बात की थी और मसल्स की बात की थी, और दूसरा वो हमें इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। लेकिन जहाँ पर हमने सेम एक्शंस जो है वो रिपीट नहीं करना, बल्कि रेसिप्रोकल जो है वो कोई भी रिवर्स एक्शन हम देंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है कि अगर उन्होंने जो है वो किसी एक बच्चे ने जो है वो नोज़ को टच किया है, तो वो क्या करेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगी। और आंखें बंद करने का पर्पस ये है कि आपके पास जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अब हमें कोई भी और ऐसी चीज़ें इसी तरह की हमारे पास हो सकती हैं कि यानी अगर आप एक काम कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट किसी दूसरी जगह पर आप देखना चाह रहे हैं। तो ये पर्पस चीज़ों को सिखाने का मकसद ये है कि आप काज एंड इफ़ेक्ट यहाँ से जो है वो बच्चों को सिखा सकते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस हम सिखा सकते हैं, और किस वक्त क्या प्ले करना ये भी हम यहाँ पे से बच्चों को जो है वो सिखा सकते हैं कि आपको डिफरेंट जो आपकी मूवमेंट्स हैं, डिफरेंट बॉडी जेस्चर्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो सिखाए जा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर। आई एम वेरी होपफुल बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चंद एक इसके अलावा और भी बहुत सारी गेम्स हैं मेंटली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, जो कि बच्चों की डिफरेंट स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए जो है वो हेल्प करती हैं। तो अगर आपका फिर भी इसके कोई आपको चीज़ मिसिंग हो, आपको कुछ ना समझ आ रही हो, तो यू कैन कम अप टू मी ऑन द गूगल क्लासरूम। इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल, एंड दिस इज़ all for the day. Thank you very much.